परिवर्तन की लहर विकास पुरुष नरेंद्र मोदी, विकास पुरुष नरेंद्र मोदी है. हजारों हात वरती आलेले आहेत. अब की बार मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी, 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 मोदी. अब की बार मोदी सरकार. भारत के भाग्य विधाता मेरे भाइयों और बहनों, कृष्णा नदीच्या तीरावर बसलेला सांगली मिरज नगरीचे दैवत श्री गणरायाला वंदन. माझा संकल्प आहे, सांगली बनवूया चांगली. अखबार में, टीवी पर, ड्राइंग रूम में, टेबल पे आजकल देश के पॉलिटिकल पंडित बहुत चर्चा कर रहे हैं. कोई कहता है 3.5 इधर जाएगा, कोई कहता है 1.2 ऊपर जाएगा, कोई कहता है 2% नीचे जाएगा. ये 0.5, 0.3, 3, 1, 2, 5 ये जो चल रहा है, भाइयों बहनों, कोई आकर के जरा सांगली में नजर कर ले. ये पॉलिटिकल पंडित नजर कर ले. मैं यहां से देख नहीं पा रहा हूं. आखिर तक माथे ही माथे नजर आ रहे हैं. और भाइयों बहनों, ये कोई राजनीतिक दल का ऑल इंडिया अधिवेशन नहीं है. ये किसी राजनीतिक दल का राज्य शाखा का अधिवेशन नहीं है. ये छोटा सा 2 लोकसभा मतदार संघ के लोग हैं. भाइयों बहनों, ये जनसलाप इस बात का सबूत है. और पॉलिटिकल पंडितों को समझना होगा, उनके सारे हिसाब किताब इस बार ढरे के ढरे रह जाने वाले हैं. जो लोग एरिथमेटिक से चुनाव का हिसाब किताब लगा रहे हैं, वे पूरी तरह गलत सिद्ध होने वाले हैं. ये चुनाव एरिथमेटिक का नहीं है. ये चुनाव कश्मीर से कन्याकुमारी अटक से कटक 125 करोड़ देशवासियों के मन की केमिस्ट्री का चुनाव है. मन की केमिस्ट्री का. और इसलिए भाइयों बहनों, इस चुनाव में मैं देख रहा हूं, कोई राजनीतिक दल चुनाव नहीं लड़ रहा है भाइयों. इस चुनाव में कोई उम्मीदवार भी चुनाव नहीं लड़ रहा है. ये देश का ऐसा चुनाव है, जो चुनाव देश की जनता लड़ रही है. लोग चुनाव लड़ रहे हैं. भाइयों बहनों, मैं जब हेलीकॉप्टर में आ रहा था तो मैं सोच रहा था, यहां इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हो चुके हैं, एक से बढ़कर एक, और एक पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ी. मैं सोच रहा था ये पूरा इलाका तो नंदनवन होगा. मैं सोच रहा था
हिंदुस्तान के लिए नमूना रूप विकास इस इलाके में मुझे देखने को मिलेगा। लेकिन भाइयों बहनों, मैं निराश हो गया। ऐसे नेता क्या करके गए? ये हाल आपका करके गए लोग, और अभी भी आप इन परिवारों को कब तक झेलोगे? मेरे भाइयों बहनों, कब तक झेलोगे? ये वंशवाद हमारे देश की विकास की सबसे बड़ी रुकावट है। दिल्ली हो या सांगली, ये वंशवाद लोकतंत्र का दुश्मन होता है। ये वंशवाद समाज की शक्ति को नकारता है। ये वंशवाद लोकतांत्रिक मर्यादाओं का गर्व करने से इनकार करता है, और इसके कारण सामान्य समाज भी वैसे ही जी रहा है जैसे मुगल सल्तनत में बादशाहों की रियासत के समय जीना पड़ता था। भाइयों बहनों, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। और जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को घोड़े पर और हाथ में तलवार लेकर के बैठे हुए सोचते हैं, वो छत्रपति शिवाजी महाराज को अभी उनके लिए पूरा समझना बाकी है। भाइयों बहनों, जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं, यहां की राजनीति करते रहे हैं, सत्ता के सिंहासन पर बैठते रहे हैं, अगर सचमुच में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से सीखना था तो उस जमाने में शिवाजी महाराज ने किसानों के लिए पानी का जो प्रबंधन किया था, पानी पहुंचाने की जो योजनाएं की थी, वो आज भी हिंदुस्तान में छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेने जैसी है। ये कांग्रेस के नेता हो, ये एनसीपी के मराठा सरदार हो, एक जमाना था छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथ में तलवार शोभा देती थी। ये मराठा सरदार टूटा फूटा बैट लेकर के घूम रहे। भाइयों बहनों, लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने मंत्र दिया था, जय जवान जय किसान, और हिंदुस्तान के जवानों ने मातृभूमि के लिए अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया था। उस समय देश विदेशों से अन्न मंगवाता था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा, जय किसान, इतना ही कहने भर हिंदुस्तान का किसान पसीना बहाने में जुट गया। उसने परिवार का ख्याल नहीं किया, उसने खेत का ख्याल किया, खुद का पेट भरा है कि नहीं भरा, वो मेरे किसान ने कभी चिंता नहीं की। गरीब का पेट भरता है कि नहीं भरता, उसके लिए रात दिन जागता रहा। और किसान के उस पुरुषार्थ के कारण, किसान के इस पुरुषार्थ के कारण हिंदुस्तान विदेशों से अन्न मंगवाना बंद किया। भारत स्वयं अपने बलबूते पर, हमारे किसानों के पसीने की ताकत पर
खुद अपना पेट भरने लग गया था। लेकिन भाइयों बहनों, मैं कुछ दिन पहले विदर्भ में आया था, ओले गिरे, किसान मरे, सूखा पड़े, किसान मरे, आत्महत्या, एक एक परिवार में 2-2, 3-3 लोगों की आत्महत्या। भाइयों बहनों, किसानों की यह हालत देख करके, सुन करके मन को पीड़ा होती है। ये कृषि प्रधान देश, ये गांवों का देश, ये महात्मा गांधी के लिए प्रिय गांवों का देश, क्या आजादी के 60 साल के बाद किसान को मरना पड़े, बेमौत मरना पड़े? मैं अभी जब यवतमाल के इलाके में गया था चाय पे चर्चा करने के लिए, जिस गांव में मैं गया था वहां 10-12 फीट नीचे पानी था, 10-12 फीट, फिर भी किसान आत्महत्या कर रहा था। मैं परेशान था, मैंने कहा क्या है यार, कुछ समझाओ मुझे। मैंने कहा मेरे गुजरात में 1200 फीट नीचे पानी है। बोले साहब, आपके पास 1200 फीट नीचे पानी निकालने के लिए आप किसान को मदद करते हो, यहां 12 फुट नीचे पानी निकालने के लिए मदद नहीं मिलती है। भाइयों बहनों, मैं आज आपको विश्वास दिलाने आया हूं, अगर देश के किसानों की समस्या को समाधान करना है, सबसे पहले पानी पर ध्यान केंद्रित करना होगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर हिंदुस्तान के किसान को खेत में पानी मिल गया, वो मिट्टी में से सोना पैदा करने की ताकत रखता है। भाइयों बहनों, जरा शाहजादे जी जवाब दो, मैडम सोनिया जी जवाब दो। जिस धरती पर जय जवान जय किसान का मंत्र गूंजता था, वहां मेरा जवान भी मर रहा है, मेरा किसान भी मर रहा है। क्या किया 60 साल में आपने, क्या दिया देश को आपने? अब तो आपका एक ही नारा है, जय जवान जय किसान नहीं, मर जवान मर किसान। भाइयों बहनों, अब देश के किसान को मरने नहीं दिया जाएगा। हमारी प्राथमिकता है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देखा था, नदियों को जोड़ने का, जहां बाढ़ है वहां से पानी जहां सूखा है वहां ले जाओ। जो बाढ़ के कारण परेशान है वो भी किसान सुखी हो जाएगा, जो सूखे के कारण परेशान है वो भी किसान सुखी हो जाएगा। आप मुझे बताइए भाइयों, पानी का सही इस्तेमाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पानी पहुंचाना चाहिए कि नहीं पहुंचाना चाहिए? अटल जी की सरकार आज होती ना, तो मेरे हिंदुस्तान में नदियों को जोड़ने का काम तेज गति से चला होता और आज सूखे में जीना न पड़ता। भाइयों बहनों, मैं तो हैरान हूं, ये सांगली, भाइयों बहनों, एक तरफ कृष्णा नदी, भरपूर पानी, और एक ही जिले में आधा जिला सूखे में डूबा हुआ है। कोई मुझे समझाइए भैया, काम कैसे होता है मैं बताता हूं। हमारे यहां गुजरात में तो कोई बड़ी नदी नहीं है, एकमात्र नर्मदा के भरोसे हमारी जिंदगी है। वो मध्य प्रदेश से आती है और आते ही बहुत ही निकट समुद्र में चली जाती है। हमने मध्य प्रदेश के किनारे से नर्मदा का पानी उठाया, दुनिया की सबसे लंबी कैनाल बनाई, दुनिया की सबसे बड़ी। भाइयों बहनों, हमने पीने का पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन डाली,
जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री बन के गया था तो मेरे यहां फरवरी महीने के बाद 6,000 7,000 गांवों में टैंकर से पानी देना पड़ता था और टैंकर न जाए तो लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता था। भाइयों बहनों, हमने पाइपलाइन लगाई, 9,000 गांवों में नर्मदा का पीने का शुद्ध पानी पहुंचाया। आज मुझे कभी बहुत कष्ट हुआ, मुश्किल से हम आसानी से गिन सके इतने गांवों में कभी 15 दिन 20 दिन के लिए टैंकर देना पड़ता है। बाकी सब गांवों में पाइपलाइन से नर्मदा का पीने का शुद्ध पानी पहुंचता है। और पाइपलाइन की साइज क्या है मालूम है? इतने गांवों में नर्मदा का पानी मध्य प्रदेश से किनारे पर उठा करके पहुंचता होगा और वो पानी आज रेगिस्तान में, कच्छ में, इधर रेगिस्तान है उधर पाकिस्तान है, वहां बीएसएफ का जवान बैठा है, उसको पीने का पानी पहुंचाने के लिए 900 ऊंट लगते थे। 900 ऊंट, जो ऊंट रेगिस्तान में पानी भर के लाते थे और बीएसएफ के जवान को देते थे। आज हमने पाइपलाइन से पाकिस्तान की सीमा तक हमारे बैठे हुए जवानों को नर्मदा का शुद्ध पानी पहुंचा दिया। ये पानी पाइप की साइज क्या है मालूम है? भाइयों बहनों, पाइप की साइज इतनी बड़ी है कि आपके मुख्यमंत्री, उनका पूरा परिवार मारुति कार में बैठ करके उस पाइप में गाड़ी चला सकते हैं। आप मुझे बताइए, काम करना है तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पानी पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है? भाइयों बहनों, हमारा सपना है, जब तक हिंदुस्तान का गांव समृद्ध नहीं होगा, हिंदुस्तान के गांवों में पैसा नहीं आएगा, तब तक देश की अर्थनीति गति नहीं पकड़ेगी। किसान की आय में वृद्धि होनी चाहिए। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में एक बात रखी है, शायद राजू शेट्टी आपको बताएंगे विस्तार से। एक बात हमने रखी है और बड़ी हिम्मत के साथ रखी है। हमने कहा है, किसान को जो इनपुट कॉस्ट लगता है, खाद का खर्चा होता है, पानी का होता है, बिजली का होता है, दवाई का होता है, खेती में उसको जितनी लागत लगती है उसके ऊपर 50% मुनाफा तय करके उसका सपोर्ट प्राइस तय होना चाहिए। बहुत बड़ा निर्णय हम करने वाले हैं भाइयों, बहुत बड़ा निर्णय करने वाले हैं। किसान कहां जाएगा? खाद के दाम बढ़ जाएं, बीज के दाम बढ़ जाएं, पानी महंगा हो जाए, बिजली महंगी हो जाए और उसको तो दाम वैसे ही वैसे मिले। अगर यही रहा तो किसान बर्बाद हो जाएगा और हिंदुस्तान, गांव बर्बाद होने के बाद हिंदुस्तान नहीं बच सकता है भाइयों। ये शहर भी जिंदा है क्योंकि गांव की खरीद शक्ति ज्यादा होती है। गांव की खरीद शक्ति में ताकत होती है। अगर गांव की खरीद शक्ति खत्म हो जाएगी तो मेरा शहर भी बच नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, ये बात निश्चित है। आप मुझे बताइए भाई, ये आपने कांग्रेस वालों को चुन करके भेजा, महाराष्ट्र में 10 साल से उनकी सरकार चला रहे हो, दिल्ली में चला रहे हो, चारों तरफ उन्हीं का राज चल रहा है। शुगर तो वही, गन्ना तो वही, माल तो वही, यही चल रहा है ना। आप मुझे बताइए, 10 साल में आपका भला हुआ है? पूरी ताकत से बताओ, 10 साल में आपका भला हुआ है? आपके जीवन में कोई बदलाव आया है? नौजवानों के जीवन में बदलाव आया है? किसानों के जीवन में बदलाव आया है?
गांव के छोटे छोटे कारीगरों के जीवन में बदलाव आया है। तो ये सरकार चलाते क्यों हैं ये लोग? किसके भलाई के लिए चलाते हैं? भाइयों बहनों, ये नारे लगाते हैं, सही नारा तो ये है, कांग्रेस के शासन ने सिद्ध कर दिया है, हर हाथ लूट, हर होठ झूठ, यही उनका नारा है। आए दिन झूठ बोलना, जनता को गुमराह करना। भाइयों बहनों, अभी कांग्रेस पार्टी ने एक धोखा पत्र निकाला। चुनाव के पहले 2004 में भी धोखा पत्र निकाला था। 2004 में चुनाव के पहले धोखा पत्र निकाला था, 2009 में धोखा पत्र निकाला और 2014 में फिर धोखा पत्र निकाला। उसको वो घोषणा पत्र कहते हैं। ये घोषणा पत्र नहीं है, धोखा पत्र है। आप इतना काम कर लीजिए, उन्होंने 2004 में कहा, वही 2009 में कहा, 2009 में कहा, वही 2014 में किया। तो भाई किया क्या आप लोगों ने? वही अगर कहते रहते हो तो कुछ करने वाले हो कि नहीं करने वाले, ये देश जानना चाहता है। भाइयों बहनों, देश की जनता ने तय कर लिया है, अब ये बचने वाले नहीं है, इनको कोई बचा नहीं सकता जी। देश की जनता सिर्फ परिवर्तन चाहती है ऐसा नहीं, देश की जनता इनको सजा करने के मूड में है, सजा करने के मूड में है। भाइयों बहनों, छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने सुशासन के लिए बल दिया था, इतने सालों पहले गुड गवर्नेंस, सुराज्य, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का, उनकी सरकार का एक महत्वपूर्ण काम होता था। इन्होंने कुशासन पैदा किया है। जैसे शरीर में कितना ही मजबूत शरीर क्यों न हो, डायबिटीज आते ही शरीर खोखला होने लग जाता है। देश कितना ही बढ़िया क्यों न हो, लेकिन शासन में ये कुशासन डायबिटीज की तरह घुस जाता है, पूरा देश खोखला हो जाता है। उन्होंने देश को खोखला करने का काम किया है। भाइयों बहनों, देश को सुराज्य चाहिए, देश को सुशासन चाहिए, देश को विकास चाहिए, और हमारा एक ही मंत्र है, विकास विकास विकास। गांव, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, सबसे आखिरी जो है उसके कल्याण का मार्ग हो। भाइयों बहनों, कांग्रेस ने अपने धोखा पत्र में कहा था 10 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। मैं जरा नौजवानों को पूछता हूं, क्या दिल्ली सरकार ने आपको रोजगार दिया है? पूरी ताकत से बताओ, रोजगार दिया है? आपके गांव में किसी को दिया है? आपके परिवार के किसी को दिया है? आपके यार दोस्तों को दिया है? और उसके बाद भी फिर अभी कह रहे हैं कि हम 10 करोड़ को रोजगार देंगे। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस ने आपसे धोखा किया है कि नहीं किया है? कांग्रेस ने आपसे धोखा किया है कि नहीं किया है? कांग्रेस ने वादा तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है? भाइयों बहनों, जिसने आपसे वादा तोड़ा उनसे नाता तोड़ो, ये मैं आपको कहने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, ये राजू शेट्टी हमारे विशल बजाते रहते हैं, और ये मराठा का सरदार कहने वालों को अकेले राजू की विशल बजती है, शरद पवार हिल जाते हैं, शरद पवार हिल जाते हैं। भाइयों बहनों, जनता की भलाई के लिए विशल ब्लोवर कैसा होता है, उसका नाम राजू शेट्टी होता है। भाइयों बहनों, मैं आज महाराष्ट्र से कुछ मांगने आया हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से कुछ मांगने आया हूं।
लोकमान्य तिलक की धरती से मांगने आया हूं। ये गणेश जी की भूमि से कुछ मांगने आया हूं। और आज मैं सीधा सीधा पहली बार जिंदगी में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए, नामांकन भरने के लिए बाद ये कृष्णा के किनारे पर गणेश जी के चरणों में आकर के बैठा हूं। मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं मेरे महाराष्ट्र के भाइयों बहनों, और सिर्फ सांगली के लोगों के सामने नहीं, मैं पूरे महाराष्ट्र से आशीर्वाद मांगता हूं। अब दिल्ली को मजबूत सरकार चाहिए। अब दिल्ली को ढीली ढाली सरकार नहीं चाहिए। अब दिल्ली को गूंगी बहरी सरकार नहीं चाहिए। अब दिल्ली को लूली लंगड़ी सरकार नहीं चाहिए। देश को अगर मजबूत बनाना है तो मजबूत सरकार चाहिए। देश को मजबूती से आगे ले जाना है तो मजबूत सरकार चाहिए, और मजबूत सरकार बनाने में महाराष्ट्र बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। भारत माता की